आज हमने बेटा यूरोप शुरू करना है। आज हमने यूरोप शुरू करना है। यूरोप लिखा हुआ नजर आ रहा है? जी बेटा यूरोप शुरू करना है आज हमने। तो यूरोप का बेटा मैप बनाएंगे और उसके बाद उसमें से देखेंगे सवाल कौन कौन से बन सकते हैं। तो यूरोप का बेटा जो मैप है वो बेढंगा सा है, एक डॉग की तरह, एक कुत्ते की तरह उसकी शेप है, उसका जो है ना जी मैप है। एक मिनट रुकिएगा। जी बेटा यूरोप की जो शेप है एक डॉग नुमा बनाएंगे हम, कुत्ते की तरह उसकी एक शेप बनाएंगे डॉग की तरह, और जो है ना उसके बाद उसमें हम कंट्रीज को बनाएंगे। तो मैं बनाता हूं, आप भी बनाइएगा। शेप कुछ किस तरह से बनाएंगे बेटा, यहां से शुरू करूंगा मैं। ऐसे ऐसे करके बनाए बेटा। इस तरह से बेटा बनाइएगा शेप। यहां से इस तरह से बनेगी। ऐसे 4 टांगे बनानी है हमने। एक टांग ये हो गई, दूसरी टांग ये हो गई, तीसरी टांग इस तरह से बना दीजिएगा, और चौथी टांग इस तरह से यहां बन जाएगी। तो इस तरह से कुछ 4 टांगे बनेगी डाग की। ये डाग की दुम बन जाएगी, और यहाँ पे कुछ इस तरह से आइलैंड बनाएंगे हम, कुछ जजीरे बनाएंगे। तो ये बेटा आपका मैप है किसका? यूएसए का। यूएसए कह रहा हूं, यूरोप का। इस तरह से बेटा कुछ शेप बनेगी, नजर आ रही है आपको बनी हुई? इसे बना लें। कुछ इस तरह की शेप बेटा बननी है हमारे पास, जैसे बनती है बेटा बना ले। कोई इसमें ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, मतलब कोई ऐसे ही नहीं बनाना है हमने। हाँ जी, आप बताएं जरा, ठीक है कुछ? जी बेटा बन गई है कुछ इस तरह से शेप। बेटा क्लास के जो लेक्चर हैं एडमिशन से पहले जो हमने ऐड देते हैं ना, उसके ऊपर मेंशन करते हैं कि रिकॉर्डेड लेक्चर सिर्फ 24 घंटों के लिए आपके पास अवेलेबल होंगे। बार बार आपको बताया जाता है, पहली क्लास जब हुई थी तब भी बताया गया। उसके बावजूद भी हमने आपको ओबलाइज किया। आपको हमने क्या कहा कि नहीं यार कोई मसला नहीं है, चले कुछ बच्चे होते हैं जिनके रह जाते हैं लेक्चर। हमने 1 हफ्ते का आपको टाइम दिया, 1 हफ्ते से 2 हफ्ते का टाइम दिया। अब हम इतना ही कर सकते हैं बेटा, आप अब उससे उसका अपना जायज फायदा उठाना शुरू हो गए हैं। अब हालत तो ये है ना, आप 3 वीक में भी नहीं कर सके, हमने आपको 1 वीक का टाइम दिया, चले कोई नहीं। लेकिन आप उस 1 वीक के बजाय 3 वीक में भी जिन बच्चों ने लेक्चर नहीं किया, इसका मतलब ये है कि वो इस काबिल ही नहीं है कि उन्हें रिलैक्सेशन दी जाए। तो जो रिकॉर्डेड लेक्चर का टाइम है 24 घंटे का है, आपको पहले भी बताया गया था, अगेन बताया गया, जब बता रहा हूं आपको मैं। ये हमने आपको ओबलाइज किया हुआ है कि चलें वीकेंड तक आपके पास रहने देते हैं हम, वीकेंड तक। जो कमिटमेंट है वो वही है जो हमारी आपके साथ थी, हम उस पर पूरा उतरेंगे, पूरा खड़े हैं। आप लोगों को जो एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन दी जा रही थी बस फिर हम वो नहीं देंगे, आपकी हरकतें ये रहेंगी। तो चलें, जिस तरह का कुछ हमने शेप बनानी है किसकी बेटा, यूरोप की,
तो यूरोप का जो मैप है इसे हमने रिजेंबल किया, किसके साथ बेटा रिजेंबल किया इसे हमने रिजेंबल किया डॉग के साथ। किसके साथ रिजेंबल किया बेटा हमने इसे? डॉग के साथ रिजेंबल किया। किसके साथ बेटा हमने रिजेंबल किया इसे? डॉग के साथ रिजेंबल किया इसे हमने। इस तरह से बना लेना। तो डॉग जो है ना हमारे पास बेटा, इसका एक नाम है स्पेसिफिक, और इसका नाम क्या है? इसका नाम है फिन। डॉग का नाम क्या है बेटा हमारे पास? फिन है, फिन। फिन जो है ना क्या है जी हमारे पास डॉग का नाम है। जो हमारे पास डॉग साहब हैं उनका नाम क्या है? फिन है, मिस्टर फिन, याद रखिएगा। ये क्या है जी हमारे पास उसका नाम है, और वो क्या है? थोड़ा सा नाटी है और थोड़ा सा क्या है? स्वीटी है। शरारती भी है और स्वीट भी है। तो फिन से याद रखेंगे फिनलैंड। डॉग का क्या नाम है बेटा? फिन है। फिन से फिनलैंड। नाटी है और स्वीटी है। नाटी से नॉर्वे और स्वीटी से स्वीडन। स्वीटी से स्वीडन, याद रखिएगा। जो हमने ऊपर मुंह बनाया है डॉग का, हमने कहा कि जो डॉग है उसका नाम क्या है जी? फिन है। फिन से फिनलैंड कंट्री है हमारे पास। और डॉग की क्या स्पेसिफिकेशन है? थोड़ा सा नाटी है और थोड़ा सा स्वीटी है। नाटी से नॉर्वे और स्वीटी से स्वीडन, स्वीडन। अच्छा, इसमें डॉग की कहानी तो है ही है, लेकिन उसके अलावा भी हम जरा देखेंगे। पेनल 16 की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी। देखें हमारे पास ये सारा क्या है? पानी है। ये सारा क्या है बेटा हमारे पास? वाटर है। ये क्या है हमारे पास? ये सारा वाटर है हमारे पास। यहाँ बेटा क्या है? सारा वाटर है। क्या है हमारे पास? ये सारा पानी है बेटा हमारे पास। यूरोप में, यूरोप के बेटा वैसे देखा जाए तो 3 साइड पे पानी है, 4 साइड पे नहीं है। जबकि कॉन्टिनेंट की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी? जमीन का ऐसा टुकड़ा जिसके चारों तरफ क्या हो? पानी हो, उससे हम क्या कहेंगे? कॉन्टिनेंट कहेंगे। यही डेफिनेशन थी ना कॉन्टिनेंट की। लेकिन यूरोप की ये वाली जो साइड है, ये वाली जो साइड है सारी की सारी है, यहाँ पे हमारे पास रशिया है। रशिया है, आज भी रशिया है। पहले यूएसएसआर था, अब क्या है? रशिया है। मतलब ये है कि एशिया जुड़ा हुआ है यूरोप के साथ। तो एशिया और यूरोप को अगर कॉन्टिनेंट की डेफिनेशन के मुताबिक देखें तो ये एक ही कॉन्टिनेंट बनता है, यूरोप प्लस एशिया। इसे के लिए टर्म यूज की जाती है यूरेशिया की। इसके लिए टर्म किसकी यूज की जाएगी? यूरेशिया। यूरेशिया का मतलब क्या है? यूरोप प्लस एशिया। ये भी सवाल बना, यूरेशिया में कौन कौन से 2 कॉन्टिनेंट है? यूरोप प्लस एशिया बनेगा यूरेशिया, क्योंकि ये यहां से जुड़े हुए हैं। लेकिन शुरू से ही क्योंकि हम कह रहे हैं कि 7 कॉन्टिनेंट हैं, यूरोप को अलग एक कॉन्टिनेंट कंसीडर करते हैं, तो इसीलिए यहां हम यूरोप को एक कॉन्टिनेंट ही मानेंगे अलग। 7 कॉन्टिनेंट है हमारे पास टोटल। तो इस तरह से हमारे ये शेप है। ये समंदर यहाँ कौन सा है? सारे का सारा ये जो है यहाँ लगता है अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन लगता है बेटा। यहाँ कौन सा ओशन लगता है? बहरे ओकियानूस, जिसे इकबाल ने बहरे जुल्मात कहा था। ये सारा अटलांटिक ओशन लगता है, जिसे इकबाल ने बहरे जुल्मात कहा था। यहाँ ऊपर की तरफ ये वाला, ये आर्कटिक ओशन है। ये हमारे पास आर्कटिक ओशन है। नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। नॉर्थ पोल पे यूरोप के नॉर्थ में आर्कटिक ओशन है बेटा। ये जो हमारे पास सी है, ये वाला इसे कहते हैं बाल्टिक सी। बाल्टिक सी किसका हिस्सा है? अटलांटिक ओशन का ही पानी जा रहा है। और ये क्या है हमारे पास? नॉर्थ सी। नॉर्थ सी भी अटलांटिक ओशन का हिस्सा है। तो बाल्टिक सी के बारे में आता है, सबसे छोटा सी जो है इस वक्त कौन सा है जी? बाल्टिक सी है। स्मॉलेस्ट सी इन द वर्ल्ड का ऑप्शन अगर आपको दे, वो बाल्टिक सी उसने दिया हो, तो आप बाल्टिक सी को ठीक करेंगे। इससे मजीद छोटे भी अब नाम रख दिए गए हैं, लेकिन पेपर में इसी के बारे में पूछा जाएगा।
बाल्टी जितना, इस तरह बाल्टी से याद रख सकते हैं, छोटा है, बाल्टी छोटी अलामत होती है। तो बाल्टिक सी, छोटा सी है हमारे पास दुनिया का सबसे छोटा। सी क्या होता है? सी किसी ना किसी ओशन का हिस्सा होता है, पानी की बॉडी होती है लेकिन वो किसी ना किसी ओशन का हिस्सा होगा। तो यहाँ कौन सा ओशन है? सारा अटलांटिक ओशन है। तो नॉर्थ सी भी हिस्सा अटलांटिक ओशन का, बाल्टिक सी भी हिस्सा अटलांटिक ओशन का। ठीक हो गया। तो यहां पे देखें, इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, तो तीन साइडों पे पानी है। तो ये जो शेप बनेगी इसे क्या कहेंगे हम? पेनिनसुला कहेंगे। इसे क्या कहेंगे बेटा हम? पेनिनसुला कहेंगे। तो इस पेनिनसुला का क्या नाम है? सवाल ये बनेगा। आज इस पेनिनसुला का नाम है हमारे पास स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला। इधर लिख रहा हूं मैं, आप साइड पे लिखिएगा, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए इसमें लिख रहा हूं। स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला, स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला कहेंगे इसे हम। स्कैंडिनेविया, स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला कहेंगे। यहाँ पे स्कैंडिनेविया की सिविलाइजेशन मौजूद थी कभी। ठीक है। स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला में पूछेगा कौन कौन से कंट्री हैं, तो कौन सा है? नॉर्वे है, प्लस स्वीडन है, प्लस फिनलैंड है। तो ये तीन कंट्री आएंगे हमारे पास किसमें? स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला में। स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला बनेंगे, यहाँ बहुत सारे नाम बनाएंगे वन बाय वन। तो स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला क्या हिस्सा है यूरोप का? उसमें कौन कौन से मुल्क हैं? तीन, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। यहां भी पानी है, देखिए इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, तो तीन साइडों में पानी है। तीन साइडों में पानी है, एक साइड पे लैंड है। तो ये क्या बना हमारे पास? स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला बना। तीन मुल्क हैं इसमें। फिर वो कहते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की जब वो बात करेगा ना, वो पांच है हमारे पास। स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला में तीन कंट्री। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कितनी है? पांच हैं। तीन तो ये हो गए। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का मतलब है जहां पर स्कैंडिनेविया की सिविलाइजेशन मौजूद थी, इसका मतलब वो है। तो कितने हैं? ये पांच हैं। तीन तो वो हो गए, चौथा हमारे पास ये है डेनमार्क। जो दुम है कुत्ते की, जो हमने दुम बनाई थी, उसे हमने क्या कहा? डेनमार्क कहा। इसे हमने क्या कहा? डेनमार्क कहा है, डेनमार्क। और उसके बाद यहां पे एक जजीरा है, यहाँ पे हमारे पास एक जजीरा है, आइलैंड है, जिसे क्या कहते हैं हम? आइसलैंड। आइसलैंड उस जजीरे का नाम है, आइसलैंड। तो ये भी हमारे पास अटलांटिक ओशन में ही लगता है, आइसलैंड। तो ये पांच मुल्क, कौन कौन से पांच मुल्क? ये डेनमार्क ऐड करें, प्लस आइसलैंड ऐड करें, प्लस नॉर्वे, प्लस स्वीडन, प्लस फिनलैंड। तो ये पांच मुल्क जो होंगे क्या कहलाएंगे? स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहलाएंगे। ये क्या कहलवाएंगे? स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहलवाएंगे, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। अब दोनों में फर्क समझ आया आपको? पेनिनसुला में ये तीन ही है, लेकिन ये पेनिनसुला के बाहर हैं, लेकिन यहां पे स्कैंडिनेविया की सिविलाइजेशन आबाद थी कभी। तो इसीलिए इन्हें क्या कहेंगे हम? स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। तो ये पांच मुल्क हो जाएंगे हमारे पास। अब इनके कैपिटल करेंसी भी वो पूछ लेता है हमसे। जैसा कि नॉर्वे की अगर मैं दो तीन सवाल आपको लिखवाऊं, तो नॉर्वे याद रखिएगा, लैंड ऑफ मिडनाइट सन। द लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहा गया है नॉर्वे को। यहां पे आप देखेंगे 6 महीने का दिन होता है, 6 महीने की रात होती है। रात का मतलब ये नहीं है कि आवाम सोई पड़ी है और रात है 6 महीने की, ऐसा नहीं है। मतलब आप देखें कि इसका मतलब ये है कि यहाँ जिस तरह हमारे पास अगर कोई बादल आ जाए तो फिर सूरज ढक जाता है, तो थोड़ी सी बस रोशनी सी होती है थोड़ी बहुत।
तो इस तरह की रोशनी का समा रहता है 6 महीने तक, सूरज नहीं निकलता, इस तरह कह लें। दिन निकलता है, सूरज नहीं निकलता, चलें इस तरह से कह लें। ठीक हो गया। और 6 महीने तक, देखिए मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपको याद आ रहा हो, आपको इधर से मैं कहां तक नजर आ रहा है, चलो यहां बनाता हूं, बेटा देखिए मैंने आपको बनाया दुनिया का मैप। ये देखें, ये दुनिया का मैप है हमारे पास, ये वाला। अब यहाँ पहुंचे हुए हम नॉर्थ पोल पे, ये वाला जो पोल है ये है नॉर्वे, यहाँ पे नॉर्वे है नॉर्थ पोल पे। अब ये इक्वेटर है, अब इसमें से सूरज मूव करता हुआ जा रहा है। अब सूरज यहां से निकला है, जब 6 इधर होगा इस साइड में, तब तो रोशनी पड़ेगी, तब तो दिन होगा। जब सूरज इधर गया हुआ है, यहाँ पहुंचा हुआ है, इधर पहुंचा हुआ है, तब तो रोशनी ना होने के बराबर पहुंचेगी ना यहाँ। बात समझिए आपको। इसीलिए वो जो 6 महीने हैं वो क्या हो जाएंगे आपके, रात के तकरीबन रातनुमा माहौल होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। लैंड ऑफ मिडनाइट सन इसे हमने कहा, नॉर्वे को। नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और आइसलैंड, इन चारों की करेंसी सेम है, इन चारों की करेंसी सेम है। इधर लिख रहा हूं मैं, करोन कह लें या फिर करोना कह लें, इन चारों की करेंसी हमारे पास क्या है बेटा, करोन कह लें इसे फिर, या फिर करोना कह लें। एक दो की इसमें करोना है, एक दो की करोन है। आप दोनों में से एक भी याद रह जाएगा तो आप पहुंच जाएंगे इसके सही आंसर पे, क्योंकि उसने इतने माइनर से डिफरेंस में नहीं देना कि करोन है या करोना, ऐसा नहीं देगा वो आपको। हाँ, करोन या करोना में से एक देगा, बाकी वो आपको यूरो डाल देगा, डॉलर बना देगा, पाउंड डाल देगा ऑप्शन में, इस तरह से देगा। ठीक है, तो सारों की एक जगह पे आप कवर कर सकते हैं। जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, 5 में से 4 की करेंसी क्या है, करोन है। जो फिनलैंड है इसकी करेंसी यूरो है, क्योंकि ये यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है, तो ये यूरोपीय यूनियन के हिस्से ये भी है, लेकिन फिनलैंड ने अडॉप्ट किया था यूरो को। ठीक है, अब नॉर्वे का जो कैपिटल है हमारे पास वो ओस्लो है। क्या है कैपिटल हमारे पास, ओस्लो। ओस्लो क्या है जी, कैपिटल है हमारे पास नॉर्वे का। ओस्लो में पीस का नोबेल प्राइज दिया जाता है। ये सवाल बना है कि पीस का नोबेल प्राइज कहां पे दिया जाता है, ओस्लो में दिया जाएगा। बाकी जो 5 कैटेगरी है वो स्वीडन में दी जाएंगी। ठीक है बेटा, तो ये नॉर्वे के हवाले से चंद एक सवाल बन सकते हैं। आखिरी मुल्क है ये नॉर्थ पोल की तरफ, उसके बाद आर्कटिक क्वेश्चन लगता है इसे नॉर्थ में। उसके बाद स्वीडन है। स्वीडन की करेंसी मैंने आपको बता दी, कैपिटल इसका स्टॉकहोम, STOLK, HOM, स्टॉकहोम जो है कैपिटल है स्वीडन का। स्वीडन का कैपिटल बेटा क्या है, स्टॉकहोम। स्टॉक STOLK HOM, स्टॉकहोम इज कैपिटल ऑफ स्वीडन। करेंसी भी मैंने आपको बता दी। नोबेल पीस प्राइज के अलावा बाकी 5 के 5 प्राइज यहीं पे दिए जाएंगे स्टॉकहोम में। पढ़ेंगे आज हम। जो अल्फ्रेड नोबेल था जिसके नाम पे नोबेल प्राइज दिया जाता है, वो स्वीडन का रहने वाला था। उसके बाद हमारे पास ये फिनलैंड है। फिनलैंड का कैपिटल हमारे पास हेलसिंकी। हेलसिंकी क्या है, इसका कैपिटल है फिनलैंड का। फिनलैंड को कहा जाता था लैंड ऑफ थाउजेंड्स लेक, हजारों झीलों की सरजमीन। द लैंड ऑफ थाउजेंड्स लेक कहा गया है। द लैंड ऑफ थाउजेंड आइलैंड किसे कहा गया है, हजारों जजीरों की सरजमीन इंडोनेशिया को कहा गया है। इंडोनेशिया को क्या कहा गया, द लैंड ऑफ थाउजेंड्स आइलैंड, जजीरों की सरजमीन कहा गया है, हजारों जजीरों की सरजमीन इंडोनेशिया को। फिनलैंड को हजारों झीलों की सरजमीन कहा गया फिनलैंड को। सना मरीन इनकी जो है ना प्राइम मिनिस्टर रही थी, यंगेस्ट, उसके बारे में बनता है। फिर ये दुनिया का हैप्पीएस्ट कंट्री है। दुनिया का जो हैप्पीएस्ट कंट्री है उसके बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप उन्हें बताएंगे कि कौन सा है, वो हमारे पास वो यही फिनलैंड है। फिनलैंड के बारे में आप याद रखेंगे। ठीक है बेटा, यहां तक आप लोगों ने लिख लिया है, क्लियर है।
चले, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज क्लियर हो गया आपको। आगे चलते हैं बेटा। अच्छा, डेनमार्क। डेनमार्क का जो कैपिटल है बेटा हमारे पास वो कोपनहेगन। कोपनहेगन बेटा इसका कैपिटल है डेनमार्क। ये बड़े खुशहाल मुल्क है सारे, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, बड़े जबरदस्त कंट्रीज हैं। पाकिस्तानी बड़ी तादाद में यहाँ जाना चाहते हैं और गए हुए भी हैं, जो स्पेशली जो ये लोग ये फार्मेसी का डिग्री करते हैं वो इधर निकल जाते हैं। उनका बड़ा स्कोप है इस एरिया में ना। ठंड होती है बहुत ज्यादा यहाँ पे, सूरज की किरणें बहुत कम पहुंचती है, ठंड बहुत होता है। डेनमार्क हो गया। आइसलैंड के 2-3 सवाल बनते हैं। आइसलैंड का बेटा एक तो आप याद रखेंगे, किसका कैपिटल याद रखेंगे, इसका REY, रेकेजाविक, JAVIK, REY, फिर आगे किया रेकेजाविक, ये इसका कैपिटल है रेकेजाविक। ठीक है, रेकेजाविक इसका कैपिटल है। इसकी पार्लियामेंट का नाम है आल्टिंग, ALTHING, आल्थिंग। इसकी पार्लियामेंट का नाम है, ये सवाल बनता है, ओल्डेस्ट पार्लियामेंट इन द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे जो ओल्डेस्ट पार्लियामेंट है वो कौन सी है हमारे पास, आल्थिंग है। और किसकी है ये, आइसलैंड की है। आइसलैंड, द लैंड ऑफ आइस एंड फायर कहा जाता है इसे, आइसलैंड को द लैंड ऑफ आइस एंड फायर, आग और बर्फ की सरजमीन, आइसलैंड कहा गया इसे। यहाँ बहुत ज्यादा वो जल्द ले आते हैं, मतलब लावा निकलता है बहुत ज्यादा तादाद में यहाँ अक्सर पहाड़ों से। ठीक हो गया बेटा। अब जरा इससे आगे चलेंगे इससे हम आगे चलेंगे बेटा। ये हमारे पास था इस तरह से बेटा, ये हमने 3 मुल्क बनाने हैं। डॉग की जो गर्दन है उस गर्दन में हमने 3 कंट्रीज को डिस्कस करना है, 1, 2 और 3, इस तरह से बनाने जरा। अब ये जो 3 कंट्री हैं बेटा, इन्हें हम कहते हैं बाल्टिक कंट्रीज। क्या कहेंगे इन्हें हम, बाल्टिक कंट्री, ELL। सवाल बनेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाल्टिक कंट्री। कौन सा बाल्टिक कंट्री नहीं है या कौन सा बाल्टिक कंट्री है। ELL याद रखेंगे। ई से अस्टोनिया, ई से अस्टोनिया है, L से लटीविया है और दूसरे L से लुथवानिया है। दूसरे L से लुथवानिया है, एस्टोनिया, लटीविया, लुथवानिया। अगर मिस्टर फिन वाली डॉग वाली स्टोरी को फिट करेंगे तो उसमें आपने कैसे याद रखना है कि मिस्टर फिन जो है वो नाटी है और स्वीटी है। नॉर्वे और स्वीडन, फिन से फिनलैंड खुद हो गया। ईट स्टोन पत्थर खाता है, कहां से आता है पत्थर, लटीविया से, लुथवानिया से। ईट स्टोन से एस्टोनिया। जो फिन है वो क्या करता है, ईट स्टोन पत्थर खाता है। पत्थर किधर से लाएंगे हम, लटीविया से और लुथवानिया से। इस तरह से स्टोरी में ऐड करना चाहें तो इस तरह से आप इसे करेंगे। ठीक है, अब वो पत्थर तो खा रहा है, ईट स्टोन भी हो गया। ठीक है, अब क्या है जी, अब जरा हम देखेंगे कि वो जो हमारे पास मिस्टर फिन है, जो डॉग है, उसके गले में क्या बंधी हुई है, बेल बंधी हुई है। क्या बंधी हुई है, घंटी बांधी गई है। और घंटी कैसे बांधी गई है, करेन के साथ बांधी गई। घंटी बांधी गई है, बेल बांधी गई है, किसके जरिए, करेन के जरिए। और वो करेन किससे बनी है, रोबोटों से बनी है, रोबोटों से बनी हुई है। स्टोरी को याद रखेंगे तो कुछ याद रह जाएंगे। ये जो एक पहली जो टांग है वो जरा हम इसकी डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि क्या बंधी हुई है, बेल बंधी हुई है। बेल से बेलारूस, जिसे हम बेलारस कहते हैं।
बेल से बेलारस या बेलारूस कंट्री बनेगा। बेल किससे बंधी है जी? क्रेन से बंधी है। बेल किससे बंधी हुई है? क्रेन से बंधी हुई है। क्रेन से यूक्रेन, क्रेन से यूक्रेन हो जाएगा हमारे पास। बेल बंधी हुई है बेलारस, किससे बंधी है बेल? हमने क्रेन से। तो किससे बनी हुई है वो क्रेन? क्रेन बनी है रोबोटो से, ROB, इस तरह से रोबोटो। हाँ जी। मेड ऑफ से मोल्डोवा, मेड ऑफ से मोल्डोवा। मेड ऑफ, जो क्रेन है वो मेड ऑफ बनी हुई है किससे? रोबोटो से। RO बोटो, बो रोबोटो, TU। स्टोरी में हमने क्या देखा कि वो जो बेल बंधी है डॉग के गले में, वो किससे? क्रेन से बंधी है, और वो मेड ऑफ बनी हुई है रोबोटो। रो से बनेगा रोमानिया, बो से बनेगा बल्गारिया, बल्गेरिया जिसे हम कहते हैं। टो से बनेगा टर्की। यहीं पे अगर आपको याद आ रहा है तो हमने बनाया था ब्लैक सी। ब्लैक सी लास्ट लेक्चर को अगर साथ में देखेंगे तो यहीं पे हमने ब्लैक सी बनाया था। हाँ जी, कुछ क्लियर हुआ? पिछले लेक्चर के साथ कनेक्ट हो गया हमारा आज का लेक्चर। जो ये पहली हमारी हमने जो उसकी टांग बनाई है, उसमें थोड़े से कंट्रीज ऐसी हैं जो आपने पहली दफा नाम सुने होंगे, लेकिन हमने इनके कम से कम कंट्रीज का पता हो कि ये किधर है। इनके बारे में सवाल इक्का दुक्का ही बनता है, जो बनता है मैं बता दूंगा आपको। तो हमने देखा मिस्टर फिन नाटी है, स्वीटी है, नॉर्वे और स्वीडन। ईटस्टोन अस्टोनिया, ईटस्टोन अस्टोनिया कहां से आता है पत्थर? लटीविया से, लुथवानिया से। फिर उसके गले में बेल बंधी हुई है बेलारस। बेल किससे बांधी है? हमने क्रेन से बांधी है, क्रेन से यूक्रेन। फिर वो जो बेल है वो बनी है मेड ऑफ मोल्डोवा, मेड ऑफ मोल्डोवा, मेड मोल्डोवा किससे बना? रोबोटो, रोमानिया, बल्गारिया और टर्की। और इधर क्या था हमारे पास? सारा ब्लैक सी था। यहां तक मुझे बता दें आप लोगों ने बना लिया है? यहां तक बेटा मुझे बता दें आप लोगों ने बना लिया है जी? बताइएगा। चलें, ओके हो गया बेटा, अच्छी बात है, बना लिया है। तो अभी इनकी डिटेल नहीं पढ़ते, कल पढ़ेंगे। अभी आपको इनके नाम याद हो जाएंगे तो वही बहुत है। कल इनकी डिटेल पढ़ेंगे, कल इसे क्लोज करेंगे। अब ये देखें जी, ये है जी हमारे पास एक पेनिनसुला। ये जो मैंने पेनिनसुला कर रहा हूं, ये आइलैंड है हमारे पास। इसे कहते हैं हम ब्रिटेन आइलैंड। इसे क्या कहेंगे हम? ब्रिटेन आइलैंड। तो इसमें 3 मुल्क हैं हमारे पास। एक इंग्लैंड है, एक इंग्लैंड है, ये साथ ही स्कॉटलैंड है, और ये वेल्स है। वेल्स है, ये इंग्लैंड है हमारे पास। फिर हमारे पास या देखेंगे GB ग्रेट ब्रिटेन, और फिर UK। इन तीनों में फर्क देखेंगे। ये जो आइलैंड बनाया था मैंने ऊपर वाला, ये सारे का सारा है आयरलैंड। ये आइसलैंड था, ये आयरलैंड है, IRELAND, आयरलैंड। ये भी आयरलैंड है ऊपर वाला, लेकिन इसका नाम है हमारे पास नॉर्दर्न आयरलैंड। क्या कहेंगे हम? नॉर्दर्न आयरलैंड। और ये बनता है साउदर्न आयरलैंड, लेकिन साउदर्न नहीं कहते इसे, सिर्फ आयरलैंड कह देते हैं। डबलिन जिसका कैपिटल है, आयरलैंड कैपिटल क्या है हमारे पास? डबलिन है। वो ये वाला डबलिन है। करेंसी इसकी यूरो है, यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है। ठीक है। अब ये जो इंग्लैंड है ना जी, इंग्लैंड जहां पे मलकाए बर्तानिया बैठी हुई थी, अब कौन है जी? किंग चार्ल्स III बैठा हुआ है, जिसका हिंदुस्तान पे कब्जा था, जिसका पूरी दुनिया पे कब्जा था, जिसका अमेरिका पे भी कब्जा था। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, अमेरिका ने भी
बर्तानिया से इसी से इस जजीरे नुमा छोटे से मुल्क से आजादी हासिल की। ये इंग्लैंड है, ये हमारे पास इंग्लैंड है। कैपिटल क्या? लंदन। कैपिटल क्या है इसका? लंदन है। करेंसी क्या इसकी? पाउंड है। कैपिटल क्या है इसका? लंदन है। करेंसी क्या है हमारे पास इसकी? पाउंड है, पाउंड। यूके का क्या है हमारे पास? पाउंड है। यूके, ग्रेट ब्रिटेन या फिर इंग्लैंड, ये आपसे अक्सर आपने सुना होगा। इनमें फर्क क्या है? इंग्लैंड का मतलब ये इंग्लैंड है, इंग्लैंड का मतलब ये इंग्लैंड है, लेकिन आगे चल के स्कॉटलैंड और वेल्स भी इसका हिस्सा बन गए। ये भी दोनों इसका हिस्सा बन गए, तो क्या बना हमारे पास? जीबी बना। जीबी का मतलब ये है, इसमें स्कॉटलैंड आएगा हमारे पास, इसमें वेल्स आ जाएगा और इसमें इंग्लैंड खुद आ जाएगा। तो इन्होंने क्या किया? इसके साथ मिलके क्या बनाई? एक फेडरेशन बनाई, एक स्ट्रक्चर बनाया, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाई, एक डोमिनियन स्टेटस जिस तरह होता है रियासत का, वैसे ही इन्होंने बनाया। और ये फिर सारा ये क्या कहलवाया? जीबी कहलवाया। गिलगित बल्तिस्तान नहीं कहना इसे आपने जीबी को। यह मतलब क्या है? ग्रेट ब्रिटेन है, ग्रेट अजीम बर्तानिया। वो जीबी जो पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में है, गिलगित बल्तिस्तान। ये हमारे पास क्या बनेगा बेटा? ग्रेट ब्रिटेन बनेगा। अब ग्रेट ब्रिटेन ये बन गया, तो जो जीबी था, ग्रेट ब्रिटेन था, ये वाला सारा इसके साथ ये भी आ गया, नॉर्दर्न आयरलैंड भी आ गया। ये तकरीबन बात है 1707 की और ये बात है तकरीबन 1801 की। इसका साल आप कंफर्म कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से यही साल थे दोनों। तो अब नॉर्दर्न आयरलैंड ने कहा कि यार मुझे भी अपने साथ शामिल कर लो, या बर्तानिया ने, इन्होंने कब्जा कर लिया, इसके ऊपर कब्जा करके इन्हें भी अपने साथ शामिल कर लिया। तो इस तरह से यूके की जब भी बात करेंगे ना, यूके यूनाइटेड किंगडम, तो उसमें नॉर्दर्न आयरलैंड भी आ जाएगा। तो यूके के अंदर पहले, यूके के अंदर अब कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से 4? न्यूज भी याद रख सकते हैं, NEWS, न्यूज से भी आप याद रख सकते हैं। N से नॉर्दर्न आयरलैंड, E से इंग्लैंड, W से वेल्स और S से हमारे पास स्कॉटलैंड। ये 4 जो थे इलाके, इन्होंने मिलकर क्या बनाया? हमारे पास यूके बनाया। अब आपको यूके में, ग्रेट ब्रिटेन में और इंग्लैंड में फर्क समझ आया? चारों का जो हेड ऑफ द स्टेट है वो कौन है जिस वक्त? किंग चार्ल्स, जो इस वक्त बैठे हुए हैं, 3 है मेरे ख्याल से, चार्ल्स 3 है, किंग चार्ल्स 3 है जो इस वक्त बैठे हुए हैं। वो क्या इन चारों मुल्कों का क्या हेड ऑफ द स्टेट है? ठीक हो गया। तो अब आपको इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन, बर्तानिया और यूनाइटेड किंगडम में जो फर्क था, इसमें तो आप नहीं भूलेंगे, ये तो आपको क्लियर रहेगा, मुझे बता दें एक बार। ठीक है। इन चारों की करेंसी हमारे पास पाउंड है। इन चारों की करेंसी क्या है? पाउंड है। पाउंड लिख लें जरा। जो बर्तानिया की है वो इन बाकियों की है। कैपिटल इनका क्या? इंग्लैंड है। कैपिटल क्या बेटा इनका? इंग्लैंड है। इंग्लैंड क्या है? कैपिटल, मतलब इंग्लैंड नहीं, लंदन है। जो इंग्लैंड का कैपिटल होगा बाकियों का भी वही होगा। तो लंदन क्या है इसका? केविन चारों का हमारे पास क्या बना? कैपिटल बना। लंदन जो है वो थेम्स रिवर पे है, थम्स, THAMES, थेम्स रिवर, अक्सर पूछ लेता है। जो लंदन है वो कहां पे है हमारे पास? थेम्स, THAMES, थेम्स रिवर पे बनेगा। कल पढ़ेंगे यहाँ ब्रेक्जिट को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, यूरोपीय यूनियन को हम देखेंगे, यहाँ पे नेटो को देखेंगे, कॉमनवेल्थ को देखेंगे, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हमने यहाँ करनी है। आज हम सिर्फ कंट्रीज को देख रहे हैं ताकि थोड़ा सा आपको इन कंट्रीज के बारे में आइडिया रहे, इसे मैं रेज करता हूं। जी बेटा, ये हमारे पास देखिए कि ये पेनिनसुला एक, ये पेनिनसुला एक, ये हो गया इस तरह से जो हमने टांग बनाई थी। तो ये जो बेटा हमारे पास पेनिनसुला है ना, ये वाला, इसे कहेंगे हम आइबेरियन पेनिनसुला। आइबेरियन पेनिनसुला मैं यहां लिखता हूं,
बेरियन पेनिनसुला, आइबेरियन पेनिनसुला। तो आइबेरियन पेनिनसुला में जो कंट्रीज हैं वो हमारे पास बेटा बनेंगे 3, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, इस तरह से बना। तो ये जो मुल्क है हमारे पास बेटा, इसका नाम है हमारे पास स्पेन। ये हमारे पास स्पेन है और ये पुर्तगाल है। ये पुर्तगाल है, ये स्पेन है और ये अंडोरा है। ये हमारे पास अंडोरा है। तो सवाल ये बनेगा आइबेरियन पेनिनसुला में कौन सा मुल्क है और कौन सा नहीं है। तो आइबेरियन पेनिनसुला में पुर्तगाल और स्पेन जो है दो मेन कंट्री है, अंडोरा भी आ जाएगा। याद रहेगा आपको, पुर्तगाल का कैपिटल हमारे पास लिब्सन है, लिब्सन, लिब्सन इसका कैपिटल है। स्पेन का आपको पता है मैड्रिड है, स्पेन का हमारे पास मैड्रिड। मैड्रिड क्या है बेटा, कैपिटल है किसका, स्पेन का। स्पेन का कैपिटल हमारे पास क्या है बेटा, मैड्रिड है। मैड्रिड इज कैपिटल ऑफ स्पेन, याद रहेगा। स्पेन बेटा वो सिटी है जहां पे मुसलमानों की हुकूमत रही है तकरीबन कोई 800 साल तक। उसके बाद मुसलमानों को यहां से निकाल दिया गया, मुसलमानों को यहां से निकाल दिया गया। तो फॉल ऑफ, आप कहें कि स्पेन जो था गरनाता, फॉल ऑफ गरनाता कहते हैं इसे। तो ये 1492 के अंदर हुआ था। 1492 में स्पेन से मुसलमानों को, देखें यहां पे अगर आपको ये नीचे वाला मैप नजर आ रहा है तो नीचे हमने ये अफ्रीका बनाया था। यहां हमने अफ्रीका का मुल्क था मोरक्को, नजर आ रहा है नीचे से आपको, मैं दिखाता हूं। हाँ जी, हमने बेटा बनाया था, आपको अगर याद आ रहा हो, अफ्रीका, अफ्रीका के नॉर्थ में मैंने आपको कहा था क्या यूरोप है। तो यहाँ मोरक्को था, हमारे पास अफ्रीका है नीचे सारा कॉन्टिनेंट। तो यहाँ पे जो है ना जी हमारे पास एक स्ट्रेट भी बनती है, जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। यह हमारे पास स्ट्रेट बनती है, ये सारा मेडिटेरियन सी है। यूरोप के साउथ में कौन सा सी है हमारे पास, मेडिटेरियन सी, बुरा रूम। मेडिटेरियन सी, तो ये अटलांटिक ओशन। तो यहां से जो हमारे पास स्ट्रेट बन रहा है उसका नाम है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। जिब्राल्टर स्ट्रेट, जबले तारिक के, तारिक बिन जियाद यहां से गया था मोरक्को से, जिसने घोड़े डाल दिए थे। घोड़े वाला तो वैसे वो उक़बा बिन नाफे था, तो यहां से वो गए जिसने कश्तियां जला दी थी। ये कब की बात थी, 711 की बात थी। 711 के अंदर तारिक बिन जियाद, तारिक बिन जियाद ने यूरोप पे हमला किया था, स्पेन पे हमला किया था, और यहीं पे हमारे पास है जिब्राल्टर। जब वो जिब्राल्टर के मकाम पे पहुंचा था, उसने वहां कश्तियां जला दी थी और ऐलान किया था कि आगे भी मौत है, पीछे भी मौत है, तुम्हारी मर्जी है, लड़के मरना है या भाग के डूब के मरना है। तो 711 में जब मुसलमान यहाँ पहुंचे, जाके फतवात शुरू किए, सारा इलाका फतह कर लिया। और फिर ये मुसलमानों के पास रहा कब तक, 1492 तक। क्रिश्चियन ने 1492 में दोबारा छीन लिया और यहां से मुसलमानों को निकाल दिया गया। आज ये फिर किसके पास है, क्रिश्चियन कंट्री है। तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के बारे में सवाल बनेगा, किसे किसे कनेक्ट कर रही है, मेडिटेरियन सी को किसके साथ, अटलांटिक ओशन के साथ। सेपरेट कर रही है यूरोप को किससे, अफ्रीका से, या फिर स्पेन को किससे, मोरक्को से, इस तरह भी कह सकता है। जुदा कर रही है मोरक्को को किससे, स्पेन से, स्पेन को मोरक्को से जुदा कर रही है। और यहां से कनेक्ट कर रही है अटलांटिक ओशन को मेडिटेरियन सी के साथ। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, जिब्राल्टर स्ट्रेट जिसे हमने कहा था, ठीक है।
तो स्पेन का कैपिटल हमारे पास मैड्रिड है। मैड्रिड बेटा क्या इसका कैपिटल है? मैड्रिड। करेंसी जो होगी इनकी स्पेन की यूरो ही होगी, क्योंकि ये यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है। मजीद आप इसे चेक कीजिएगा, मेरा जहां तक ख्याल है इनकी जो है ना जी वही होगी। अच्छा, जैतून के तेल के हवाले से स्पेन बड़ा मशहूर है। स्पेन की कुछ सिटीज हैं मशहूर मशहूर जिनके बारे में सवाल पूछता है, जैसा कि बार्सिलोना। लिखें जरा, बार्सिलोना फुटबॉल के हवाले से मशहूर है स्पेन। बार्सिलोना, इनका एक सिटी है। सवाल पूछेगा बार्सिलोना किधर है? स्पेन में। फिर वेलेंशिया इनका एक सिटी है, वेलेंशिया के बारे में पूछता है। फिर गरनाता इनका एक सिटी है, गरनाता, इस तरह लिखते थे इसे हम, गरनाता। फिर कुर्तबा, कुर्तबा का काजी आपने सबक सुना होगा। कुर्तबा यहाँ सिटी है, कोर्डोवा लिखेगा, इंग्लिश में से कोर्डोवा लिखेगा, कोर्डोवा, कोर्डोवा, कुर्तबा। तो ये मशहूर मशहूर इसके 5-6 सिटी मैंने आपको बताया, बार्सिलोना, वेलेंशिया, गरनाता, कुर्तबा और मैड्रिड। ये सारे स्पेन के सिटी हैं मशहूर मशहूर, जिनके बारे में अक्सर कमीशन पूछ रहा होता है कि ये किधर है। ठीक हो गया, यहां तक बेटा कर लेंगे। इसे मैं रेज करता हूं, आगे चलते हैं अगले पेन। ये हमारे पास आइबेरियन पेनिनसुला है, इसे मैं रेज कर रहा हूं। तो ये देखें बेटा, ये वाला जो मैप मैंने बनाया हुआ है, आपको लगता है, आप गौर से देखें तो बूट की शक्ल का, बूट की तरह शेप है इसकी। तो ये हमारे पास अटैलिक पेनिनसुला, अटैलिक पेनिनसुला, इटली है इसमें, ये जो मेन मुल्क है। तो इसे कहते हैं बूट शेप पेनिनसुला, बूट शेप पेनिनसुला या बूट ऑफ यूरोप। यूरोप का बूट या बूट शेप पेनिनसुला, इसी अटैलिक पेनिनसुला को कहेंगे। और इसका जो मेन कंट्री है हमारे पास, ये इटली ही है। इटली क्या है बेटा इसका? हमारे पास मेन कंट्री है इटली, हमारे पास इसका मेन कंट्री है, जिससे हमने अटैलिक पेनिनसुला का मेन कंट्री इटली है। इटली की जो शेप है वो बूट की तरह है, इसीलिए बूट ऑफ यूरोप कहेंगे इटली को, या बूट शेप पेनिनसुला कहेंगे। सारा पानी है इसके। तो यहाँ पे जो इसका, ये तो मेडिटेरियन सी है, वहां से यहाँ तक दूसरा, यहाँ पे एक छोटा सी और है जिसका नाम है एड्रियाटिक सी। एड्रियाटिक सी कहेंगे इसे। तो एड्रियाटिक सी यहां बनेगा अटैलिक पेनिनसुला और बाल्कन पेनिनसुला के दरमियान। अब इटली जो है, ऐसे कैपिटल हमारे पास कैपिटल रूम है, ROME, रूम। रूम क्या है बेटा? इसका कैपिटल है, जो कि टाइबर रिवर पे है। सवाल पूछ चलेगा आपसे कि जो रूम है वो किधर है हमारे पास। तो रूम जो है बेटा हमारे पास ये टाइबर रिवर पे बनेगा। रूम हमारे पास कहां बनेगा? बना ले जरा, टाइबर, TIBER, स्पेलिंग क्या है जी हमारे पास? टाइबर रिवर। रूम को सिटी ऑफ 7 हिल भी कहेंगे हम, सिटी ऑफ 7 हिल्स भी किसी को कहेंगे हम, रूम को कहेंगे, जो कैपिटल है किसका? इटली का। अब इस रूम जो सिटी है, इसी के अंदर एक और मुल्क है, जो कैपिटल है इटली का, वो एक सिटी है ना, उसके अंदर एक और कंट्री है जिसका नाम है हमारे पास वेटिकन सिटी। ये कंट्री है, पूरे का पूरा क्या है? ये मुल्क है, वेटिकन सिटी। तो वेटिकन सिटी किस में है? रूम में है, इटली के अंदर है। वेटिकन सिटी को स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड कहा जा रहा है। स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, हमारे पास दुनिया का सबसे छोटा मुल्क अगर आपसे पूछा जाए तो वेटिकन सिटी कहेंगे। इसका एरिया है 0.44 स्क्वायर किलोमीटर, 0.44 किलोमीटर स्क्वायर, मतलब आधे किलोमीटर से भी थोड़ा। 1000 के करीब यहाँ लोग रहते हैं। और वो कौन रहते हैं? पोप रहते हैं। जो पोप है क्रिश्चियंस के, वो क्या करते हैं जी यहाँ
रहते हैं कहां पे? वेटिकन सिटी में। ये यूएनओ का मेंबर कंट्री नहीं है बल्कि ऑब्जर्वर स्टेट है। फलस्तीन और वेटिकन सिटी दो ऑब्जर्वर स्टेट हैं यूएनओ की। 193 कंट्री के अलावा हैं ये दो। ठीक हो गया। तो दुनिया का स्मॉलेस्ट जो कंट्री अगर आपसे पूछा जाए वेटिकन सिटी है, जहां पे पॉप रहते हैं 1000 के करीब उनकी तादाद है। जो क्रिश्चियंस हैं बेटा, उनका जो इस वक्त सबसे बड़ा फिरका है वो कैथोलिक्स है, जो चर्च की हुक्मरानी को मानते हैं। कैथोलिक्स जिन्हें हम कहते हैं, ऑर्थोडॉक्स है इनका, और प्रोटेस्टेंट्स भी हैं इनमें से एक कैटेगरी। तो जो कैथोलिक्स हैं उनका सारों का आप कह लें कि मजहबी हवाले से जो गुरु होगा, जो बड़ा होगा, वो कौन होगा जी? वो यहीं बैठेगा, पोप फ्रांसिस उसे कहेंगे। वो कहां बैठेगा? रोम में बैठेगा, इटली के कैपिटल रोम में बैठेगा, वेटिकन सिटी में यहीं बैठता है वो। और उसके बाद मजहबी हवाले से पूरी दुनिया के जो कैथोलिक्स क्रिश्चियंस हैं उन्हें वो क्या करता है? गाइड करता है, उन्हें तालीमात देता है। जिस तरह हमारे यहाँ कंसेप्ट था खिलाफत का, पूरी दुनिया के मुसलमान खलीफा को मानते थे, मजहबी हवाले से वो डायरेक्शन दिया करता था। तो इसी तरह से इनका जो मजहबी गुरु है स्पेशली कैथोलिक्स का जो है वो क्या कहलाएगा? पोप फ्रांसिस कहलाएगा। उस सीट का नाम है पोप फ्रांसिस, बंदे का नाम नहीं है। जो इस वक्त करंट पोप फ्रांसिस है उसका नाम आपसे पूछा जाएगा। उसका नाम हमारे पास मारियो बर्गिग्लो। मारियो बर्गिग्लो इज करंट पोप ऑफ वेटिकन। जो करंट पोप है वेटिकन में उसका नाम क्या है? मारियो बर्गिग्लो। ये पहला नॉन यूरोपियन है, इससे पहले सारे यूरोप से हुआ करते थे। ये कहां से है? अर्जेंटीना से। इसका ताल्लुक कहां से? अर्जेंटीना से। और इसका नंबर कौन सा? 266, 266वां नंबर है इसका। इससे पहले 265 जो पॉप है वो गुजर गए हैं। इसका नंबर कौन सा है? 266वां नंबर है। अर्जेंटीना से इसका ताल्लुक है, पहला नॉन यूरोपियन है, इसलिए भी खबरों में है। कहां बैठेगा? ये वेटिकन में बैठेगा, जो कि इटली के कैपिटल रोम के अंदर एक कंट्री है। ठीक हो गया। इसे मैं रेज कर देता हूं। उसके बाद देखें इटली है। इटली के सामने यहां एक जजीरा है हमारे पास, जिसका नाम है हमारे पास सिसिली। आप में से सिसिलियन माफिया का नाम किस किस ने सुना है? जो बूट की नोक है उसके सामने एक आइलैंड है जिसका नाम है सिसिली। सिसिली। तो सिसिलियन माफिया का आपने सुना होगा, वो यही सिसिली में हुआ करता था। तो सिसिली के बारे में आएगा कि ये कहां है? मेडिटेरियन सी में, इटली का हिस्सा है। इसके दरमियान में यहां देखे स्ट्रेट बनती है, सिसिली के दरमियान में और इटली के दरमियान में एक स्ट्रेट बनेगी, पानी की तंग पट्टी बनेगी, जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ मेसिनिया। स्ट्रेट ऑफ मेसिनिया। स्ट्रेट ऑफ मेसिनिया जो है स्ट्रेट है सिसिली और इटली के दरमियान में। सिसिली और इटली के दरमियान में जो स्ट्रेट है उसका नाम क्या है बेटा? स्ट्रेट ऑफ मेसिनिया। ये पूछा गया है पेपर में। फिर यहीं पे आप बना लें नीचे की तरफ एक और जजीरे पे मुश्तमिल मुल्क है जिसका नाम है हमारे पास माल्टा। ये भी सवाल बना है माल्टे का। तो माल्टा भी कंट्री है यूरोप में, और वो कहां पे है हमारे पास जी? तो वो बनेगा हमारे पास मेडिटेरियन सी में। माल्टा ये वही कंट्री है जहां पे रेशमी रुमाल तहरीक के जो सरकर्दा लीडर थे मौलाना महमूदुल हसन, उन्हें यहीं पे लाके कैद किया गया था, जिला वतन किया गया था। महमूदुल हसन साहब को शेखुल हिंद कहा था, जो कि बानी थे रेशमी रुमाल तहरीक के। तो रेशमी रुमाल तहरीक उन्होंने शुरू की थी, हिस्ट्री में पढ़ेंगे अब रेशमी रुमाल तहरीक को। तो उन्हें यहीं लाके कैद किया गया, जो कि तकरीबन 25 साल यहां वो जिला वतन रहे। 25 साल
ये सवाल बनाए कहाँ पे उन्हें कैद किया गया? यूरोप के शहर माल्टा में कैद किया गया। कहाँ पे है? ये भी मेडिटेरियन सी में है। फिर इटली का एक शहर है वीनस, यहां पे है वेनस। वेनस है जी सिटी। वेनस जो है आप ये देखिए, इसे कहते हैं क्वींस ऑफ एड्रियाटिक सी, इधर एड्रियाटिक सी लगता है, तो वीनस को कहते हैं हम क्वीन ऑफ एड्रियाटिक सी। एड्रियाटिक सी की मलका, क्वीन कहेंगे इसे हम। इस सवाल बना पेपर में, ये क्वीन ऑफ एड्रियाटिक सी किसे कहेंगे हम? वीनस को कहेंगे। वीनस जो है ना बेटा, ये सिटी ऑफ कैनाल भी सी कहेंगे, सिटी ऑफ कैनाल भी सी कहेंगे, सिटी ऑफ कैनाल। ये 118 जजीरों पे मुश्तमिल है, ये भी सवाल बना है। तो जो वीनस है ये कितने आइलैंड पे मुश्तमिल है? तो 118 आइलैंड्स पे मुश्तमिल एक सिटी है। आइलैंड का भी पूछा है उसने, कितने जजीरों पे मुश्तमिल है? तो 118 जजीरों पे मुश्तमिल है हमारे पास वीनस, क्वीन ऑफ एड्रियाटिक सी, सिटी ऑफ कैनालिसी हम कहेंगे। ये मशहूर सिटी है किसका? इटली का। ठीक हो गया, इटली याद रहेगा। इटली का अगर आप देखें, हाँ, प्राइम मिनिस्टर जो है इस वक्त जॉर्जिया मिलानी है, ये याद रखिएगा। इनमें से कुछ के हम कैपिटल करेंसी के साथ साथ हेड ऑफ द स्टेट भी करेंगे, जैसे हम इंग्लैंड का देखेंगे, इटली का देखेंगे, जर्मनी और फ्रांस का देखेंगे। तो कुछ कंट्रीज हैं यहाँ जिनके हमने हेड ऑफ द स्टेट, यूक्रेन का देखेंगे जैसे करने हैं, जिनके बारे में सवाल बन सकते हैं। ठीक है, जॉर्जिया मिलानी है। वैसे इटली के जो प्राइम मिनिस्टर है वो जॉर्जिया मिलानी है, चेक कीजिएगा अगर चेंज नहीं हुई तो, मेरे ख्याल से यही है। ठीक हो गया। उसके बाद ये वाला पेनिनसुला, इसे देखते हैं, इसे मैं रेज कर रहा हूं। ये वाला जो पेनिनसुला, इसमें हमने बनाने बेटा 9-10 कंट्री बनाने। इसमें हमने 8-9 कंट्री बनाने हैं, तो बनाए जरा। तरतीब याद रखिएगा बेटा, तरतीब थोड़े से मुश्किल नाम है, तरतीब से करेंगे तो याद हो जाएंगे। अच्छा, इस पेनिनसुला को क्या कहेंगे हम? बाल्कन पेनिनसुला कहेंगे। बाल्कन पेनिनसुला, बाल्कन पेनिनसुला जो है हमारे पास, ये वाला पेनिनसुला बाल्कन पेनिनसुला। तो बाल्कन पेनिनसुला में जो कंट्रीज हैं वो कितनी हैं जी? सबसे इब्तिदा इसकी तरतीब याद रखिएगा, स्लो, SLO, स्लो, CRO, स्लो, करो, बो से, SE, स्लो, करो, बो से, ऐसे ही लिखे तरतीब से। याद रखने का यही तरीका है अरेंजमेंट के साथ, इसके अलावा कोई तरीका नहीं। स्लो, करो, बो से, माँ को माल, माँ को माल, माँ को माल, MAAL, माल, इस तरह से लिखेंगे। तो ये 8 मुल्क हो गए। 9वां जो बनाएंगे वो ग्रीस बनाएंगे। इसमें 9वां हमारे पास जो होगा वो ग्रीस होगा। तो 9 मुल्क हमने यहां बनाने। स्लो से बनेगा बेटा हमारे पास स्लोवीनिया, स्लोवीनिया हमारे पास कंट्री बने। करो से बनेगा क्रोशिया, बो से बनेगा बुसिनिया, SE से बनेगा सर्बिया, SE से बनेगा सर्बिया। स्लो करो, बो से स्लोवीनिया, क्रोशिया, बुसिनिया और सर्बिया। स्लो करो, बो से, तो पहले हमारे पास यहीं से बनाएंगे स्लोवीनिया, फिर उसके साथ क्रोशिया, क्रोशिया के साथ बुसिनिया, ये बुसिनिया, और फिर सर्बिया। इस तरह से हमारे पास क्या बनेंगे जी? 4 मुल्क बनेंगे। स्लो करो, बो से, स्लोवीनिया, क्रोशिया, बुसिनिया और सर्बिया। फिर हमारे पास बनेगा जी मोकोमाल, MO से, मोकोमाल। MO से बनेगा मोन्टीग्रो, मोन्टीनीग्रो या फिर मोन्टीग्रो। KO से बनेगा कोसावो,
MA से बनेगा मैसेडोनिया, जिसे हम मकदूनिया कहेंगे, सिकंदर आजम का मुल्क। सिकंदर आजम मैसेडोनिया से था, मकदूनिया से था, मैसेडोनिया। AL से बनेगा अल्बानिया। और आखिरी मुल्क ग्रीस बनेगा, आखिरी मुल्क ग्रीस बनेगा। तो दोबारा देखें, स्लोक्रोबोसे, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, सर्बिया, इनके बारे में क्वेश्चन जब पढ़ेंगे ना तभी आपको याद हो जाएंगे। मोकोमाल, मोन्टीग्रो, ये मोन्टीग्रो है, ये क्या हमारे पास मोन्टीग्रो है ये वाला। उसके बाद कोसावो, ये कोसावो, फिर मैसेडोनिया, ये मैसेडोनिया, फिर अल्बानिया, ये हमारे पास यहाँ अल्बानिया, और आखिरी जो मुल्क है ये वाला, ये क्या है हमारे पास, ये ग्रीस जो था। जो मेन कंट्री है हमारे पास बाल्कन पेनिनसुला का, वो ग्रीस है। ग्रीस क्या है हमारे पास आखिरी मुल्क है, और जो मेन कंट्री है हमारे पास यूरोप का बेटा, उसका क्या नाम है, ग्रीस है। ग्रीस, ग्रीस जो आखिरी मुल्क है जहां से ओलंपिक्स की शुरुआत होगी, ग्रीस से ओलंपिक्स की शुरुआत हुई थी, ओलंपिक्स। ठीक हो गया बेटा। तो ये हमारे पास बाल्कन पेनिनसुला की कंट्री है, स्लोक्रोबोसे, माकोमाल और ग्रीस। माकोमाल के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, ग्रीस हो जाएगा। इसमें से कुछ के कैपिटल भी वो पूछेगा आपसे, 2-3 बार याद करेंगे, स्लोक्रोबोसे, माकोमाल, स्लोक्रोबोसे, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया और सर्बिया, माकोमाल, मोन्टीग्रो, कोसावो, अल्बानिया और माको, हाँ मैसेडोनिया रह गया दरमियान, मैसेडोनिया और अल्बानिया, आखिरी ग्रीस हो जाएगा। इसे मैं रेज कर देता हूं थोड़ा सा। मैं आपको अब इनके कुछ है इनमें से कंट्रीज जिनके आपने क्या करना है, कैपिटल भी करने हैं, सब क्या नहीं करने, लेकिन कुछ के करने हैं, इसलिए आपको मैं बता रहा हूं। जैसा कि हमारे पास जी क्रोएशिया का कैपिटल आपने जरूर करना है। क्रोएशिया का कैपिटल हमारे पास ज़ग्रेब। तो पूछेगा ये कौन से पेनिनसुला में है, बाल्कन पेनिनसुला में है। ज़ग्रेब इसका क्या है हमारे पास कैपिटल है। उसके बाद आप देखें कि और कौन कौन से कैपिटल यहां से पूछ सकता है। बोस्निया का जो है ना सराजीवो कर ले, बोस्निया का सराजीवो, बोस्निया का सराजीवो। सराजीवो वो कैपिटल था जहां पे वो गया हुआ था फर्डिनेंड सेकंड, जिसके कत्ल की वजह से वर्ल्ड वॉर सेकंड शुरू हुई थी। फर्डिनेंड सेकंड जो था सराजीवो के अंदर उसे कत्ल कर दिया गया था। ऑस्ट्रिया इसके साथ ही, ऑस्ट्रिया का शहजादा था ये। तो ये गया हुआ था सराजीवो में, वहां उसे मार दिया गया। उसके बाद वर्ल्ड वॉर सेकंड, पूछता है सवाल, वर्ल्ड वॉर सेकंड क्यों शुरू हुई, फर्डिनेंड सेकंड के कत्ल के बाद, कत्ल की वजह से। कहां कत्ल किया गया इसे, सराजीवो के अंदर कत्ल किया गया था, बोस्निया में। उसके बाद है हमारे पास सर्बिया। सर्बिया का कैपिटल आपसे पूछा जा सकता है, बेलग्रेड है। पूछा नहीं गया कभी, लेकिन लिखना चाहे तो लिख रहे हैं बेलग्रेड। बेलग्रेड है इसका कैपिटल, कभी नहीं पूछा गया। छोड़ना चाहे तो आप छोड़ सकते हैं। क्रोएशिया और बोस्निया का जरूर करेंगे। उसके बाद मोन्टीग्रो का भी आप छोड़ सकते हैं। कोसावो का जरूर करना है, परिस्ताना। परिस्ताना जो है इसका कैपिटल है कोसावो का। उसके बाद मैसेडोनिया है, सिकंदर आजम से याद रखेंगे बस, इसका कैपिटल भी करने की जरूरत नहीं है। सिकंदर आजम जो है, पूछता अलेक्जेंडर द ग्रेट कहां से था, मैसेडोनिया से इसका ताल्लुक था। मकदूनिया भी पढ़ेंगे इसे। उसके बाद अल्बानिया है, अल्बानिया का हमारे पास कैपिटल तिराना बनेगा। तिराना इसका कैपिटल बनेगा हमारे पास, तिराना, ये भी याद रखना है आपने। उसके बाद हमारे पास ग्रीस है, ग्रीस का जो कैपिटल है इथन बनेगा। ग्रीस का भी जरूर करना है आपने, इथन्स। तो इस तरह से हमारे पास हमने सिर्फ 5 कैपिटल देखे यहाँ पे।
क्रूशिया का जगर्ब जरूर करना है, बुसिनिया का सराजीवो जरूर करना है, जंग की वजह से मशहूर है, कोसावो का परिस्ताना जरूर करना है, अल्बानिया का तिराना जरूर करना है, और ग्रीस का कैपिटल अक्सर पूछता है वो इथेंस बनेगा हमारे पास। क्या बनेगा? इथेंस। इथेंस जो है बेटा ये क्या है? कैपिटल बनेगा हमारे पास किसका? ग्रीस का। तो ये बाल्कन पेनिनसुला के मेन कंट्रीज हैं। अच्छा, अब यहां चलें थोड़ा सा जिक्र करते जाते हैं हम। अगर आपको पिछला लेक्चर याद हो तो इस तरह से यहाँ हमारे पास जो तुर्की था, ये टर्की था, ये सारे का सारा हमारे पास क्या था? तुर्की था। टर्की हमने पढ़ा था। यहाँ पे टर्की से आगे मेडिटेरियन सी के अंदर यहाँ पे एक आइलैंड है, जजीरा है ना, साइप्रस। साइप्रस नजर आ रहा है आपको लिखा हुआ साइप्रस? जी बेटा मैं कोशिश करता हूं, इसे फोकस करता हूं। देखें ये हमारे पास सारा तुर्की था, हमने पढ़ा था जब लास्ट लेक्चर में। इस तरह से ये यहां से तुर्की, अनातोलिया, यहाँ पे ऊपर ग्रीस है, नीचे ये क्या है? यहाँ साइप्रस का जजीरा, किब्रस का जजीरा जिसे हम कहते हैं किब्रस, साइप्रस, साइप्रस या फिर किब्रस। अब इसके बहुत सारे जजीरे हैं। तुर्की कहता है ये मेरा है, ग्रीस कहता है ये मेरा है। अब ये फड्डा चल रहा है कि अगली आज रीजन के अंदर अगर जंग हुई तो वो तुर्की और ग्रीस के दरमियान में होगी। ग्रीस के पीछे खड़ा है फ्रांस, तुर्की खुद तकड़ा है यहाँ पे। तो पिछले दिनों यहाँ जहाज भी इनके आमने सामने हुए थे। कुछ हिस्से के ऊपर कब्जा है तुर्की का, कुछ पे हिस्सा है ग्रीस का। असल मकसद क्या? असल मकसद यहाँ जखायर मौजूद है। ये भी सवाल बनता है किब्रस का जजीरा कब फतह हुआ था? तो 28 हिजरी में हजरत सुलेमान, हजरत उस्मान के दौर में, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में जो है ना जी, ये साइप्रस का जजीरा 28 हिजरी के सवाल, डेट याद रखिएगा, 28 हिजरी को ये फतह हुआ था। अमीर माविया साहब ने जब बैरी बेड़ा बनाया था तो वो इसके नीचे शाम है, तो शाम के गवर्नर जो थे अमीर माविया साहब थे। तो यहाँ से वो बैरी बेड़ा जब बनाया गया था, फिर ये समंदर के जजीरों में गए थे फतवात के लिए। तो ये उस दौर में फतह हुआ था साइप्रस। ठीक हो गया, साइप्रस याद रहेगा। निकोसिया है इसका कैपिटल, निकोसिया। साइप्रस का कैपिटल पूछता है वो, निकोसिया, NICOSIA, निकोसिया इज कैपिटल ऑफ साइप्रस। साइप्रस का कैपिटल बेटा क्या है हमारे पास? निकोसिया है, निकोसिया याद रहेगा। अब थोड़ा सा ग्रीस के बारे में देख लेते हैं, इसे मैं रेस करता हूं। ग्रीस से बेटा हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ग्रीस में बेटा हमारे पास मौजूद है, टाइम तो है ना हमारे पास। हाँ, ग्रीस में बेटा हमारे पास मौजूद है एक माउंटेन जिसे कहते हैं हम ओलंपिया, ओलंपिया माउंटेन। क्या कहते हैं बेटा इसे हम? ओलंपिया माउंटेन मौजूद है ग्रीस के अंदर। अगर आप इनकी एंशियंट हिस्ट्री को देखें तो इनकी हिस्ट्री के अंदर एक किरदार है ज्यूस का, एक करैक्टर है ज्यूस का। ज्यूस, ज्यूस को ऐसे समझे कि इस तरह से ये क्या करते हैं? क्रेडिट देते हैं, जिस तरह से हम जिब्राइल अलैहिस्सलाम को कहते हैं जी वो अल्लाह ताला के बाद सबसे जो मुकद्दस फरिश्ता है वो जिब्राइल अमीन है। दुनिया के मामलात अल्लाह ताला के बिहाफ पे वही देखते हैं या वो चलाते हैं। ठीक है, तो ये मुसलमानों का अकीदा है। तो ज्यूस के बारे में यहाँ के जो लोग हैं उनका अकीदा है यही है, मतलब उतनी ही वैल्यू देते हैं। वो कहते हैं गॉड, मतलब गॉड का मतलब खुदाओं का खुदा या बादशाहों का बादशाह, वो कहते हैं इस तरह से कुछ आइडिया है उनका। मतलब आप ये कह लेंगे उनकी जो ग्रीक मिथोलॉजी है उसके अंदर सबसे जो मतलब पावरफुल बंदा था जिसने पूरी दुनिया को रूल किया, ठीक है, तो वो कौन था जी? ज्यूस था। फिर जो है ना वो जब आगे चलते हैं तो हरकुलिस का भी जिक्र आपने सुना होगा। हरकुलिस ने भी बड़ा रूल किया इस एरिया को सारे में। सुन की स्टोरीज के अंदर हरकुलिस के बारे में आता है कि वो ज्यूस का बेटा था, इस तरह से कहा जाता है। खैर जो भी है, हमने क्या करना है उसे
हमने देखना है कि ज़्यूस की स्टोरी को मैंने कनेक्ट किया है ओलंपिया माउंटेन्स के साथ। तो यहाँ के जो ग्रीस के लोग हैं ये कहते हैं कि यहाँ जो ज़्यूस साहब हैं, जो हमारे खुदा हैं, जो हमारे मतलब है कि गॉड हैं या बादशाहों के बादशाह हैं, वो ओलंपिया नामी पहाड़ पे रहते हैं या रहते थे, और यहीं से वो पूरी दुनिया को कंट्रोल करते थे। तो इसीलिए ज़्यूस की याद में ओलंपिया नामी पहाड़ पे हर साल मेला लगा करता था। हर साल, तो कोई 1000 BC की बात है, 776 BC का चले, आपने साल याद करना है। ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से भी 776 BC की बात है ये जी। तो तब से यहाँ एक मेला लगना शुरू हुआ, अपने खुदा, अपने जो उनका बादशाह सलामत थे ज़्यूस, उनकी याद में उस पहाड़ पे लोग जाते, इकट्ठे होके खुशियां मनाते, चढ़ावे चढ़ाते, और आहिस्ता आहिस्ता इसमें मुख्तलिफ गेम्स को भी शामिल कर दिया गया। जब मेला लगता है तो आपको पता है हमारे यहाँ भी जब मेले लगते हैं तो उसमें कबड्डी हो रही होती है, कहीं कुछ हो रहा होता है, कहीं कुछ हो रहा होता है। तो इस तरह से मुख्तलिफ गेम्स को इसमें शामिल कर दिया गया। तो 776 BC से ही वो जो खेल थे, आप कह सकते हैं कि उन्हीं को हम क्या कहते हैं, ओलंपिक्स कहेंगे। ओलंपिक्स की शुरुआत पूछेगा कब हुई थी, तो 776 BC में हो गई थी। फिर वक्त के साथ साथ उसमें बहुत सारी चीजें ऐड होती चली गई, और वक्त आया, साल आया कौन सा, 1896 का। 1896 का साल आया। तो अब ये मॉडर्न दुनिया है सारी की सारी। तो फ्रांस का एक बंदा था जिसका नाम था पेरी डी क्यूर्बियन। पेरी डी क्यूर्बियन उसका नाम था, फ्रांसीसी था ये। तो उसने मशवरा दिया इन्हें, यूनानियों को, उर्दू में यूनान कहेंगे, ग्रीस को उर्दू में हम यूनान कहेंगे, यूनानियों को मशवरा दिया कि जी आप क्या करें, इतना बड़ा मेला लगता है, इसे एक इंटरनेशनल इवेंट बना देते हैं जिसमें पूरी दुनिया के लोगों को हम इनवाइट करते हैं, वो आए या अपने अपने जो एबिलिटीज हैं उसके जोहर दिखाएं। मुख्तलिफ खेलों को ऐड किया गया। तो ये मशवरा दिया गया यूनानियों को, और उनका फैसला चाहे वो ये रहते कि फ्रांस में हम शुरू करें, लेकिन यूनानियों ने कहा कि यार ओलंपिया, तो ओलंपिक्स अगर हम शुरू कर रहे हैं यहाँ से तो हमारे मुल्क से होना चाहिए, फ्रांस से क्यों हो भाई। तो इन्होंने 1896 में ही अपने मुल्क में क्या किया, एक इंटरनेशनल इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया जिसे फर्स्ट क्या कहा गया, ओलंपिक्स कहा गया। क्या कहा गया, फर्स्ट ओलंपिक्स। पहली जो ओलंपिक्स हुई कब हुई बेटा, 1896 में हुई। कहां हुई, ग्रीस में। कहा, ओलंपिया नामी पहाड़ पे, ओलंपिया से ओलंपिक्स। 1896 की ये बात है। और इस तरह से फिर 4 साल के बाद 1900 में हुई। फिर ये इस तरह से हर 4 साल के बाद ये इंटरनेशनल इवेंट बना दिया गया, और इसमें मुख्तलिफ खेलों को ऐड करते चले गए। अब फ्रांस चाह रहा था मेरे मुल्क में हो, फ्रांस के मुल्क में हुआ नहीं। यूनानी सियाने लिख रहे, उन्होंने अपने मुल्क में कर दिया। तो फ्रांस यहाँ पे मौजूद है, कल पढ़ेंगे हम, यहाँ फ्रांस मौजूद है। तो फ्रांस से ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। फ्रांस ने क्या किया, 1924 के अंदर अपने मुल्क में भी ओलंपिक्स करवा दी उसने क्या किया, अपने मुल्क में ओलंपिक्स करवा दी, और उसका नाम दिया इसने विंटर ओलंपिक्स का। अगर इन्हें वो विंटर ओलंपिक्स का नाम दे रहे हैं तो इसका मतलब 1896 वाली कौन सी है, समर ओलंपिक्स है। अब 2 तरह की ओलंपिक्स हैं, शुरू में एक ही थी बस ओलंपिक्स जो 1896 में शुरू हुई। अब वो पूछता विंटर ओलंपिक्स कब शुरू हुई, 1924 में। कहां से, फ्रांस से। कहां से शुरू होगी, फ्रांस से शुरू होगी, 1924 में शुरू हुई। और समर ओलंपिक्स 1896 में शुरू हुई। कहां से, ग्रीस से, एथेंस से, ओलंपिया से। ठीक हो गया। तो ये ओलंपिक्स की थोड़ी सी हिस्ट्री मैंने आपको बताई है। फिर उसके बाद ओलंपिक्स के कुछ इवेंट नहीं हुए वर्ल्ड वार फर्स्ट और सेकंड के दौरान। फिर आप देखें कि रिसेंटली जो ओलंपिक्स हुई हैं वो फ्रांस में हुई है, पेरिस में 2000। कुछ खेलों को इधर शामिल कर दिया गया विंटर ओलंपिक्स में, कुछ को समर में जो है ना ऐड कर दिया गया। इस तरह से जो है ना ओलंपिक्स, अब 2 तरह की ओलंपिक्स हो रही है। तो अभी ये जो समर ओलंपिक्स 1896 वाली, ये कहाँ हुई है, फ्रांस में हुई है, पेरिस में, फ्रांस में
पेरिस में हुई है। इससे पिछली 2020 वाली जापान में हुई थी, पूछेगा सवाल, जापान में हुई थी। और यहीं से अरशद नदीम क्या लेके आया है, गोल्ड मेडलिस्ट, गोल्ड मेडल लेके आया है। किसमें, वो जो नेजाबाजी, नेजा जो फेंकना था उसे क्या कहेंगे, जेवलाइन थ्रो से, जेवलाइन थ्रो से लेके आया है गोल्ड पेरिस ओलंपिक्स में, ठीक है। और इसी तरह से जो विंटर ओलंपिक्स हैं ये होंगी आगे चल के 2026 में, 2022 में हुई है, इससे पहले 2022 में ये चाइना में हुई है। पाकिस्तान के वज़ीर इमरान खान साहब जो उसकी इफ्तिताई तकरीब थी उसमें इनवाइट किया गया था, वो गए हुए थे। 2022 की बात है। अभी 2026 वाली जो विंटर ओलंपिक्स होने जा रहे हैं ये इटली में होगी, इटली में होने जा रही है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना जी आपके ओलंपिक्स के हवाले से सवाल बन सकते हैं। यहाँ पे ओलंपिक्स के हवाले से ये कुछ सवाल बन सकती हैं, इसमें ऐड कर। नेक्स्ट भी देख लीजिएगा, 2024 की पेरिस में हुई, 2028 की कहां पे होगी, ये चेक कीजिएगा कहां पे होगी। ये मेरे ख्याल से लॉस एंजलिस में होनी है, ये यूएसए में। 2028 वाली चेक करना जरा कहां पे होगी। तो पिछला देखिए करंट अफेयर कैसे तैयार करना होता है, ऐसे ही बनेगा। अभी वाली कहां हुई, पिछली कहां हुई, अगली कहां होगी, बस 3 सवाल बनेंगे आपके ओलंपिक्स की। इसी तरह से विंटर ओलंपिक्स के भी देख लेंगे आप। अच्छा, इसमें एक और ओलंपिक्स भी शामिल कर दी गई है, उसे कहते हैं हम पैरा ओलंपिक्स। जो ये हमारे स्पेशल पर्सन होते हैं, डिसेबल जिन्हें हम कहते हैं, इनके लिए भी एक अलग से ओलंपिक्स के अलग से मुकाबले होते हैं। पैरा ओलंपिक्स भी अभी फ्रांस में हुई है और एक पाकिस्तानी डिसेबल था जो वहां से मेडल लेके आया, ब्रोंज लेके आया, सिल्वर लेके आया है, मेरे ध्यान से निकल गया। अभी एक पाकिस्तानी भी जीता है वहां से। पैरा ओलंपिक्स में से भी हम लेके आए हैं एक प्राइज। तो पैरा ओलंपिक्स अलग से है, ये 1960 में शुरू की गई थी पैरा ओलंपिक्स। तो उसका भी रिसेंट जो इवेंट हुआ है पेरिस में हुआ है, फ्रांस में। ठीक हो गया, ओलंपिक्स से कुछ आइडिया हुआ आपको ग्रीस के हवाले से कि नहीं हुआ। अब टाइम है हमारे पास यूक्रेन और रशिया की जंग देखने या कल देखें, हाँ जी बताएं जरा मुझे। अभी बहुत सारे कंट्री हमने जर्मनी बनाना है या फ्रांस, ऑस्ट्रिया, ये सारे मुल्क बनाने हैं, कल इसे कंप्लीट करेंगे। तो आज मैं आपको बस ओवरव्यू दे रहा था कि यहाँ से किस तरह से कंट्रीज कौन कौन से हैं। जी बेटा बताएं, थक गए हैं? थक बहुत जल्दी जाती हैं यार आप लोग। चले, यूक्रेन वार, रशिया और यूक्रेन वार का मैं देखूंगा, अगर रिकॉर्डेड लेक्चर पड़ा हुआ ना तो मैं आपको दे दूंगा। मैं चेक करूंगा अगर 10-15 मिनट का लेक्चर हुआ रशिया और यूक्रेन की जंग पे तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप इसे ऐड कर लेंगे। क्योंकि कल जब हम आए तो कल हमारा टॉपिक मुकम्मल भी हो जाए ना, काफी सारी चीजें रहती है। कल हम ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारी देखेंगे। यूरोप इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट है, इसे इग्नोर किए बगैर या इसे सरसरी नहीं पड़ेंगे, हम डिटेल में देखेंगे। अभी हमने मिस्टर फिन की जो स्टोरी है डार्क की, उसे आगे लेके चलना है, उसे आगे चलाना है, उसकी जनरेशन का देखना है, उसके बारे में बहुत कुछ देखेंगे हम। जी चलें, ठीक है, कल कर लेते हैं इसे मुकम्मल। अगर उसका लेक्चर हुआ यूक्रेन की जंग वाला तो वो जो है ना फिर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। बस ये ज्योग्राफी एंड हो जाए उसके बाद आपकी मैथ शुरू करनी है। हमने परसों से आपकी मैथ शुरू हो जाएगी और साथ में कंप्यूटर के रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे। साथ में कंप्यूटर के रिकॉर्ड लेक्चर से थोड़ा सा टॉपिक है यूक्रेन का, मैं करवा ही देता हूँ। चंद एक सवाल बनेंगे यहाँ से, मैं बेटा आपको करवा ही देता हूँ, वो शायद वहां ना हो। देखिए ये हमारे पास यूक्रेन है बेटा, ये क्या है? यूक्रेन है, मैंने छोटा बनाया। यूक्रेन जो है सबसे बड़ा मुल्क है यूरोप का, यूरोप का कंट्री सबसे बड़ा मुल्क है। किसके हवाले से? रकबे के लिहाज से। ये सारा यहाँ क्या लगता है? रशिया लगता है। ये सारा क्या है? ब्लैक सी के ऊपर हमने यहाँ पे क्या बनाया था बेटा? रशिया बनाया था, अगर आपको याद आ रहा हो। ये सारा हमारे पास क्या है? रशिया है। ये सारा हमारे पास क्या है? रशिया मौजूद है, यूएसएसआर। अच्छा अब जरा देखें, जरा थोड़ा सा जरा समझें।
यूक्राइन जो है ये यूएसएसआर का हिस्सा था पहले, जरा इसकी हिस्ट्री तो देखें ना। यूएसएसआर का हिस्सा था, यहां लिखूंगा मैं। यूक्राइन जो था बेटा, इसने यूएसएसआर को ज्वाइन किया 1922 में, 1921-22 में इसने ज्वाइन किया यूक्राइन ने किसे, यूएसएसआर को। यूएसएसआर में 15 मुल्क थे टोटल, कितने, 15, जिसमें से एक 14 प्लस रशिया, इस तरह से 15 मुल्क बनते थे यूएसएसआर, जिसमें हमने देखा यहाँ पे जॉर्जिया, और साथ में हमने देखा यहाँ पे हमारे पास जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज थे 5, वो जॉर्जिया के साथ हमने वो जो बाकू देखा था, अजरबैजान और आर्मेनिया, ये सारे इसी से अलग हुए। और ये भी यहीं से यूक्राइन, तो यूक्राइन भी जो है ना अलग हुआ यूएसएसआर जब टूटा 1991 में, तो ये भी यूक्राइन भी अलग हो गया। ये मतलब ये है कि यूक्राइन 1922 से लेके 1991 तक यूएसएसआर का हिस्सा रहा। यूएसएसआर का ये क्या रहा, हिस्सा रहा। जब यूएसएसआर टूटा तो यूक्राइन भी रशिया से अलग हो गया, जिस तरह से इतने सारे मुल्क हुए बाद में। अब यहां पे हमने देखा ये ब्लैक सी है ना हमारे पास, ब्लैक सी के अंदर इसे थोड़ा सा, चले यूक्राइन को मैं बड़ा कर लेता हूं। यूक्राइन का मैप में थोड़ा सा क्या कर रहा हूं, बड़ा कर रहा हूं, इस तरह से बना, इस तरह से। यहां पे एक जजीरा बनाया था हमने, क्रीमिया, क्रीमिया, क्रीमिया हमने यहां बनाया था। क्रीमिया भी यूक्राइन का हिस्सा था, ठीक है। और यहीं पे हमने बनाया सी ऑफ ओजोव, AZOV, ओजोव। और इसी ब्लैक सी के अंदर हमारे पास स्नेक आइलैंड भी है, इसका भी सवाल बनता है, स्नेक आइलैंड का भी। चले, तो अब यूक्राइन जब अलग हो गया तो यूक्राइन कहाँ है, यूरोप में है। यूक्राइन किधर है, यूरोप में। रशिया का भी ये वाला हिस्सा यूरोप में है। तो यूक्राइन जो था ये करीब होता जा रहा था यूरोप की तरफ, यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बनना चाहता है यूक्राइन। और यहीं पे आपको नेटो मिलेगी। नेटो के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, मजीद कल पढ़ेंगे। तो नेटो जो थी बेसिकली वो रशिया के खिलाफ बनाई गई थी, यूएसएसआर के खिलाफ बनाई गई थी। नेटो ने ही यूएसएसआर के टुकड़े टुकड़े किए। मिलिट्री अलायंस है नेटो, किसके खिलाफ, रशिया के खिलाफ। तो नेटो का मतलब ये है, नेटो में इस वक्त 32 मुल्क हो गए हैं, कल पढ़ेंगे हम डिटेल में। इसका मतलब 32 मुल्कों का मतलब ये है, 32 में से किसी एक मुल्क पे भी अगर किसी ने हमला कर दिया तो 32 मुल्कों पे हमला तस्वर किया जाएगा, और 32 के 32 मिल के लड़ेंगे उसके खिलाफ। ये नेटो का मतलब है। तो ये इसमें फ्रांस भी है, जर्मनी भी है, बहुत सारे मुल्क हैं नेटो में। यहाँ 32 मुल्क हो गए। अब फिनलैंड भी उसका मेंबर हो गया, अब स्वीडन भी हो गया। तो जो यूक्राइन है, इसने कहा कि मुझे डर है कि रशिया मेरे पर हमला ना कर दे, या अमेरिका चाह रहा था कि यूक्राइन को अपने तरफ ले आए, यूरोप की तरफ, यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बनाए, फिर नेटो का हिस्सा बनाए। जब ये नेटो का हिस्सा बन जाएगी तो अमेरिका अपने जो मिसाइल हैं यहां बॉर्डर के पास ले जाके रशिया की जासूसी कर सकता है, रशिया को हिट कर सकता है, रशिया पे नजर रख सकता है। तो रशिया के लिए क्या है, ये रेड लाइन है कि किसी भी तरीके से अमेरिका या नेटो यहां ना बैठी हो। अमेरिका का मतलब नेटो, नेटो का मतलब अमेरिका। यहां अगर यूक्राइन में आके नेटो बैठ जाएगी या अमेरिका बैठ जाएगा तो वो तो रशिया की कोई चीज महफूज नहीं रहेगी। तो ये रेड लाइन है रशिया की कि यूक्राइन क्या है जी, यहाँ पे ये नेटो का मेंबर भी ना बने और ये यूरोपीय यूनियन का मेंबर भी ना बने। तो जब कभी यूक्राइन ने हिस्सा बनने की कोशिश की यूरोपीय यूनियन की या नेटो की, तो उसी वक्त क्या हुआ, रशिया ने वार्न किया यूक्राइन को भी कि मैं हमला कर दूंगा अगर तुमने ये किया तो तुम्हें सबक सिखाऊंगा मैं। यूरोप को भी कहा कि किसी सूरत में भी यूक्राइन को अगर तुमने हिस्सा बनाया यूरोपीय यूनियन का या नेटो का, तो उसके फिर नताइज आपको भुगतने पड़ेंगे।
अब यूक्रेन के जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे वो जरा समझदार थे। वो क्या थे जी, प्राइम मिनिस्टर या उनके जो हेड ऑफ द स्टेट है वो जरा समझदार थे। उन्होंने रशिया के साथ भी ताल्लुकात ठीक रखे, यूरोपीय यूनियन के साथ भी वो मामला को ठीक करके चलते रहे। लेकिन हुआ ये अभी आप देखें 2019 के अंदर, यहां इनका जो रशिया का यूक्रेन का जो प्रेसिडेंट है जो नया आया उसका नाम क्या जी, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। ZELENSK ज़ेलेंस्की पढ़ेंगे इसे, या ज़ेलेंस्की सिंपली कह देते हैं। पूरा नाम है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, सिंपली उसे ज़ेलेंस्की कह देते हैं। ये 2019 में आया, ये अमेरिका का पपेट था। इसी अमेरिका लेके आया ताकि यहां मैं अपनी हुकूमत बनाऊं, फिर मैं क्या करूं, यूक्रेन को लेके आऊं नाटो में और इसमें यूरोपीय यूनियन में, क्योंकि यूक्रेन चाहेगा तो इसे शामिल करेंगे ना। तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की साहब के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लें। एक तो ये जो है ना नाअहल है, इसे समझ नहीं थी अपने अवाम की, अपने लोगों की। अमेरिका की बातों में आ गया, साफ ज़ाहिर वो लेके आए हैं तो उन्होंने काम तो लेना है। तो बेसिकली ये एक्टर था, ये क्या था, कॉमेडियन था, एक्टर था। 2015 में इसने एक मूवी बनाई, सर्वेंट ऑफ द पीपल। सर्वेंट ऑफ द पीपल के नाम से इसने एक मूवी बनाई, वो मूवी हिट हो गई, मशहूर हो गया। ये करेक्टर इसका एक उस्ताद का था जो पढ़ाता है स्कूल में, स्कूल से पढ़ाते पढ़ाते वो अपने मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। उस मूवी का करेक्टर ये था। 2015 में जब ये हिट हुआ, 2018 में इसने अपनी पार्टी रजिस्टर करवाई और उसके बाद 2019 में ये अपने मुल्क का क्या बन गया जी, प्रेसिडेंट बन गया। अब जब ये बन गया तो अमेरिका लेके आया था, अमेरिका ने अपना वादा पूरा, अपना वादा पूरा करो, यूरोपीय यूनियन का मेंबर बनो, नाटो का मेंबर बनो, हमारे साथ हमारी तरफ आओ, रशिया को छोड़ दो। ये इतना बेवकूफ था, ये उनकी बातों में आ गया और इसने बाकायदा जो था यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बनने के लिए जो MOU होते हैं, जो प्रैक्टिकल काम होता है, सारा करना शुरू कर दिया। रशिया ने वार्न किया इसे, ये नहीं रुका। जब ये नहीं रुका तो डेट लिखें एग्जैक्ट, 24 फरवरी 2022 को रशिया ने इस पर अटैक कर दिया। 24 फरवरी की डेट पूछेगा आपसे, 24 फरवरी 2022 को रशिया ने क्या किया, यूक्रेन पे हमला कर दिया। और इस वक्त यूक्रेन में जंग चल रही है, 2022 से लेके अब तक जंग चल रही है। रशिया इसे अफोर्ड कर सकता है, यूक्रेन नहीं कर सकता, लोग मरे। यूक्रेन बड़ा जबरदस्त मुल्क, तरक्की याफ्ता मुल्क था। पाकिस्तान यहाँ से गंदम, बास्केटबॉल ऑफ द यूरोप कहते हैं यूक्रेन को। गंदम बड़ी तादाद में, फसलें सारी यहीं पैदा होती हैं। बास्केटबॉल ऑफ द यूरोप कहते हैं यूक्रेन को। पूछा गया है सवाल। तो हमने गंदम यहीं से मंगाई थी 2021-22 में, जब हमारे पास नहीं थी। तो हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे, जो हमारे जो जहाज ही हैं उसके जो मतलब है कि आप देखें कि उसके जो आलात हैं हम यहीं से लेते हैं, यहीं से लिया करते थे। अब तो खैर उनका मामला खराब है। तो इनकी जबरदस्त किस्म का ये मतलब मुल्क था। तो अब पूरे का पूरा बर्बाद कर दिया रशिया ने। और अब ज़ेलेंस्की को जो है अमेरिका ने भी छोड़ दिया। छोड़ने का मतलब ये है कि बस पैसे पूछे दे रहे हैं थोड़े बहुत, हाँ आपके साथ हैं, ये है वो है। यूक्रेन पूरा तबाह हो गया। यूक्रेन के अंदर एक पावर प्लांट था चेर्नोबिल, इसके बारे में सवाल बनाया। चेर्नोबिल का जो है ना ये एक पावर प्लांट था, बल्कि काफी सारे पावर प्लांट थे। चेर्नोबिल के मकाम पे ये साल मुझे एग्जैक्टली याद आ रहा है, 1986 का साल था शायद, 1986-87 के साल था जब यहाँ धमाके हुए थे। चेर्नोबिल के जो न्यूक्लियर पावर प्लांट थे वो फट गए थे, एक डिजास्टर हुआ। चेर्नोबिल डिजास्टर के नाम से दुनिया जानती है इसे। वो एटॉमिक जो रिएक्टर थे वो फटे थे, जिससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। आज भी उस एरिया में लोग लंगड़े लूले पैदा होते हैं। तो चेर्नोबिल डिजास्टर का पूछता ये कहाँ पे है, ये बेसिकली क्या था, प्लांट था किसी में यूक्रेन के अंदर। तो अब मतलब रशिया का था ना, ये रशिया का हिस्सा था ना, 1991 तक तो रशिया का हिस्सा था। तो रशिया के पावर प्लांट थे यहाँ पे, न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो इस तरह से अब ये तो तकरीबन बर्बाद हो गया। कीव इसका कैपिटल है, KIEV। कीव इसका कैपिटल है, KIEV। यूक्रेन का कैपिटल क्या है हमारे पास, KIEV, कीव। अब देखिए रशिया ने 2014 में क्रीमिया में कब्जा, क्रीमिया मैंने इसलिए बनाया, सवाल बनता है
रशिया ने पहले क्रीमिया पे कब्जा किया इसे वार्न करने के लिए। खैर ये उस वक्त समझ गए, जो उस वक्त के बैठे हुए थे ना इनके हेड ऑफ द स्टेट, वो समझ गए। अब आके इसने चवल मारी, किसने? व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने। अब मारा मारा फिर रहा अमेरिका, अमेरिका थोड़ी लड़ेगा इसके लिए रशिया के साथ आके, बस उसे बर्बाद करना था, करवा दिया यूक्रेन को। तो अब रशिया जो है ना तकरीबन इलाके पे कब्जा कर गया। यहाँ 4 इलाके हैं जिस पे रशिया ने कब्जा किया। यहाँ लाइन बॉर्डर के ऊपर 4 इलाके हैं जी, जिनको भाई क्रीमिया को 2014 में खा गया था, ले गया था। अब यहाँ 4 इलाकों पे और पे कब्जा किया है। एक का नाम है हमारे पास लुहानस्क, लुहानस्क। दूसरे का नाम है दनबास, दनबास, लुहानस्क, जिपोरिजिया और खरासान। इस तरह से 4 इलाके हैं जिन्हें के रशिया ने उन्हें आजाद मुल्क डिक्लेयर कर दिया है। मतलब दरमियान में एक बफर स्टेट बना दी है कि अगर यहाँ आ भी जाता है वो क्या कहते हैं नेटो, दरमियान में कुछ मुल्क हो, दरमियान में बफर स्टेट हो जो कि रशिया के अलाय हो, रशिया के साथ। तो 4 इलाके हैं, लुहानस्क, दनबास, जिपोरिजिया और खरासान। 4 इलाके उसने आजाद डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने कहा ये आजाद मुल्क है, मैं इन्हें मुल्क तस्लीम करता हूँ। वहां के लोग भी रशियंस है ना, रशियंस की है वो रशिया के साथ हैं ज्यादातर। इन एरियाज के लोग जो है वो चाहते थे यूक्रेन से अलग होकर रशिया के साथ शामिल होना। तो इस तरह से ये रीजन पूरे का पूरा क्या हो रहा है, ये जल रहा है। असल में रीजन क्या थी कि किसी तरीके से यूक्रेन ना नेटो का मेंबर बने ना ही यूरोपीय यूनियन का मेंबर बने। उसके लिए उसने कोशिश की, रोका ही नहीं, ये नहीं रुके, उसके बाद उसने हमला कर दिया। तो इस तरह से जो स्टेट्स होती हैं अपना जो उनका जो रेड लाइन होती है उन्हें इस तरह से वो प्रोटेक्ट करती हैं। तो ये बेटा छोटा सा टॉपिक था यूक्रेन का, इसका पूछ लिया जाता है अक्सर कहीं ना कहीं इंटरव्यू में भी, रिटर्न में भी। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हो गया होगा।